और जब मैंने देखा कि सूर्य की आखिरी किरणें उन पे हैं और ऐसा लगा कि जैसे बाबा ने सोने का मुकुट पहना हो और नीचे चांदी के वस्त्र पहने हो। ये अमेजिंग है कि कैसे संभव हो सकता है कि किसी पहाड़ पर बर्फ के द्वारा ओम लिखा गया हो। ये एकदम रियल है और सच्चा है। और मोटिवेशनल के तौर पे अगर 60 साल की एक लेडी और 60 किलोमीटर कर रही है तो कितना मोटिवेशन मिलता होगा। करीब 1 डेढ़ महीने पहले जब पता लगा कि कोई मैराथन होने जा रही है, उसके बाद मैंने करीब पूरे 1 अक्टूबर के महीने में पूरी तैयारी की इसके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ दीपा शर्मा। उत्तराखंड के आदि कैलाश क्षेत्र में पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हुआ, जिसमें 22 राज्यों के करीब 750 से अधिक प्रतिभागी एकजुट हुए और इसमें देहरादून के खिलाड़ियों ने भी अपना दबदबा बनाया। दौड़ना एक आम बात है, लेकिन दौड़ जब ऐसे ट्रैक पर हो जहां ऑक्सीजन लेवल कम और उबड़-खाबड़ रास्ते हों, उसके बाद भी अपनी मंजिल को पा लेना कितना मुश्किल होता है, ये आज हम अपने खिलाड़ियों से जानेंगे। तो आज है हमारे साथ 10 किलोमीटर मैराथन में विजेता रही अर्चना बिष्ट और 21 किलोमीटर में टॉप 5 में अपनी जगह बनाने वाले जगदीश राम। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। तापमान माइनस में जहां हाथ पांव अकड़ जाते हैं, उस दौड़ में जीत हासिल करना, तो कितनी तैयारी थी इस प्रतियोगिता की? अगर मैं सच कहूँ तो ये प्रतियोगिता की मैं तैयारी करके नहीं गई थी। जैसे ही मैंने आदि कैलाश परिक्रमा सुना तो मुझे आदि कैलाश और ओम पर्वत घूमना था, तो इसलिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन वहाँ और प्रतिभागिता देख कर कि 800 से लोग ऊपर आएँगे, तो मैंने 10 किलोमीटर में अपनी प्रतियोगिता के लिए प्रतिभाग किया और वहाँ जाके एक अद्भुत अनुभव और एक अलग-सी एक विचार कि कैलाश बाबा हमें बुला रहे हैं, तो उसमें लगा कि मुझे बाबा ने ही अपना आशीर्वाद दे दिया बिना तैयारी के, तो मेरा अनुभव तो ऐसे ही था। मुझको करीब 1 डेढ़ महीने पहले जब पता लगा कि कोई मैराथन होने जा रही है, उसके बाद मैंने करीब पूरे 1 अक्टूबर के महीने में पूरी तैयारी की इसके लिए। और चूँकि मुझे थोड़ा ज़्यादा क्षेत्र देखना था दौड़ के, इसलिए मैंने इसमें 21 किलोमीटर में पार्ट लिया। तो 21 किलोमीटर की जो दौड़ थी माइनस तापमान, तो कैसे, मतलब सांस फूली, ऑक्सीजन नहीं आई, कहीं कदम रुके, कहीं बढ़े? हाई एल्टीट्यूड होने के कारण ऑक्सीजन बहुत कम था वहाँ पर, लेकिन चूँकि हमें 2 दिन पहले बुलाया गया था, इस वजह से हमने उसके लिए अपने को अनुकूल बनाया। मुश्किल ज़रूर हुई, लेकिन फिर भी किया हमने। तो जैसे आप दोनों एथलीट हैं, तो ये ट्रैक मुश्किल भरा था, आसान था? क्या कहेंगे इस ट्रैक के बारे में? अगर मैंने अगर सारी मैराथन की बात करूँ मैं, तो ये टफेस्ट मैराथन थी, जहाँ अप एंड डाउन के साथ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, तो मुश्किल तो हुई हमारे लिए थोड़ी-सी। अच्छा, मैम आपके लिए? अपनी बात बताऊँ तो ये मेरी पहली अल्ट्रा मैराथन थी, लेकिन जिससे भी मैंने सुना और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इतनी ज़्यादा साँस में प्रॉब्लम, मतलब शुरू में ही भागते हुए जो थी सबसे स्टीप चढ़ाई थी और वहाँ पे भागना असंभव जैसा था हमारे लिए। और मुझे खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कहा पहले भी कहा कि मैं इसके लिए तैयारी नहीं करके गई थी, तो मेरे काफ और मेरे हैमस्ट्रिंग बोलने लगे, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पूरी कर पाऊँगी। लेकिन कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी, कुछ अपना साहस दिखा के और टेम्परेचर का जो सिस्टम था, ये देहरादून वासी हम समझ नहीं पाते कि वहाँ पे जाके कैसा फीलिंग होती होगी। तो साँस इतनी चढ़ रही थी कि पूरा कर पाना मुश्किल जैसा था। लेकिन बस थोड़ा हौसला और सबको देख के तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो आपके साथ वहाँ जितने खिलाड़ी रहे, उनसे आपकी बातचीत हुई, तो उनका क्या अनुभव था इस ट्रैक को लेकर? जिन्होंने भी ये परिक्रमा की है, उसमें चाहे लद्दाख की हो, चाहे स्पीति की हो, सबने एक ही बात कही कि ये सबसे टफेस्ट ट्रैक था। हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट ट्रैक आज तक जो उन्होंने किया, उसका मतलब उन्होंने सबने एक ही बात कही। दौड़ में तो आपने प्रतिभाग किया, उसके बाद उस क्षेत्र में भी आप घूमे, तो कुमाऊँ के लोगों का आपको कितना सपोर्ट रहा? जैसा कि आपको पता है कि वो कुमाऊँ क्षेत्र में ही पड़ता है, तो बोली भले से ही वहाँ की थोड़ी चेंज थी हमारे से, लेकिन सपोर्ट फुल था। चाहे आने-जाने में हो, कुछ भी हो, खाने-पीने में टेस्ट भी अपना ही था और लैंग्वेज भी अपनी, तो अच्छा लगा हमें वहाँ कुल मिला के। जैसे कि कुमाऊँ क्षेत्र में बिलॉन्ग तो हम भी वहीं से करते हैं, लेकिन आज तक हमने इतने इंटीरियर या कभी इतना एक्सटेंड तक कुमाऊँ कभी नहीं देखा।
तो पहली बार मुझे पता लगा कि कुमाऊँ ये क्षेत्र भी आता है, जहाँ हमें 3 जातियाँ मिली, उनका प्रॉपर मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन रंग वालों ने ये जो कार्यक्रम करवाया था, उन्हीं का बहुत ज़्यादा वो था, और 2 जातियाँ उधर और हैं। आप उधर की बात कहें तो ज़िंदगी में आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगा कि मैं कहीं बाहर हूँ, जो हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। वहाँ के लोगों का जो जीवन इतना सादा, लेकिन दूसरों के प्रति जो उनका समर्पण भाव है, उससे हम सब, सारा पूरा 22 राज्यों के जो लोग आए थे, वो गदगद हैं। उसको व्याख्यान भी नहीं, हम नहीं कर सकते, इतना उन्होंने सपोर्ट किया और इतना मिलनसार, मतलब कि ये जो परिक्रमा हो पाई, ये उन्हीं लोगों के सपोर्ट से हो पाई है। गाँव वालों ने जो हम लोगों के लिए किया आदर, सत्कार, हर चीज़ में, इतने कम संसाधनों में, इतने अभाव में जीने के बाद उन्होंने हमें महसूस भी नहीं होने दिया कि हम इस अभाव में जीते हैं। तो उनका तो हम किसी भी उसमें धन्यवाद भी नहीं कर पाएँगे। और फिर ऐसा भी होता है जब हम ऐसी प्रतियोगिता होती हैं, बाहर के लोग हमारे राज्य में आते हैं और जब हम उनका आवभगत करते हैं, जी। तो फिर पैसा कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी होता है हमारे जितने भी मेहमान आए सब खुशी-खुशी हाँ, जाएँ। जैसे कोई अपना आ जाता है अपने घर पे, तो हम सोचते हैं हम उनके लिए क्या कर पाएँगे? हुँ। ऐसी भावना उनके मन में थी कि ये हमारे मेहमान हैं, तो हम इनके लिए क्या करें? उनके मतलब उनका जो भाव बता रही हूँ। बाकी वो मतलब मैंने कहा ना, उनकी कल्पना भी मैं नहीं कर पा रही हूँ कि वो क्या भाव थे उनके। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि उनके पेट भरे हुए और दिल खुले थे। अगर एक शब्द में मुझे कहा जाए तो मैं इतना ही कह पाऊँगी। आदि कैलाश की यात्रा को किन शब्दों में बयाँ करना चाहेंगे? एक शब्द में कहूँ तो एक अविस्मरणीय, जिसको मैं कभी भुला नहीं सकती जीवन में। और यात्रा की बात कहें तो जब हम यात्रा कर रहे थे, तो आदि कैलाश के लिए मना कर दिया गया था कि अब शाम हो गई है, नहीं जा पाओगे। लेकिन फिर भी बाबा का बुलावा था तो हम गए, और जब मैंने देखा कि सूर्य की आखिरी किरणें उन पे हैं, और ऐसा लगा कि जैसे बाबा ने सोने का मुकुट पहना हो और नीचे चांदी के वस्त्र पहने हो। इतना सुंदर नज़ारा था कि वो आँखों में है और दिल में बस गया। उसके अलावा ओम पर्वत में भी सेम ऐसी ही है। आप जब रास्ते में जाओगे तो वहाँ आप बर्फ के पहाड़ियों में जब आप एक साधना करने की सोच के जाओगे, तो आपको उन पहाड़ियों में अलग-अलग आकृतियाँ आपको मिलेंगी, जहाँ भगवान शिव, पार्वती, हनुमान जी, सब जो आप देखना चाहते हो, जो आप भगवान से माँगना चाहते हो, सब दिखाता है वो। तो मेरा जो जिस भाव से आप वहाँ गए, वो भाव अगर आप लेकर गए हैं, तो वो भाव आपको उन पहाड़ों में ज़रूर मिलेंगे। और जो भी यहाँ से जाएगा, वो मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि यात्रा करने जाए या किसी पर्यटन के उद्देश्य से जाए, तो उन पहाड़ियों में आप उन चीज़ों को, भावों को ढूँढोगे, तो वो पहाड़ियाँ वो आपको भाव देंगी ज़रूर। ओम पर्वत आज तक हमने तस्वीरों में देखा। जब आपने वास्तव में देखा तो क्या अनुभूति थी उसे देखकर? जैसा कि हम काफ़ी समय से तस्वीरों में देखते आ रहे हैं और जब मोदी जी भी गए थे तब भी हमने देखा था। तो असल में वो लगता ऐसा ऐसा था जैसे कि एआई जनरेट किया गया हो। लेकिन जब इस बार हम साक्षात गए और हमने दर्शन किए, तो ये अमेज़िंग है कि कैसे संभव हो सकता है कि किसी पहाड़ पर बर्फ़ के द्वारा ओम लिखा गया हो। ये एकदम रियल है और सच्चा है, इसमें कोई शक नहीं है और बहुत ही शानदार अनुभूति है, वो अलौकिक जगह है वो। इस मैराथन में हर वर्ग के खिलाड़ी रहे, कुछ आपसे जूनियर रहे, कुछ आपसे अनुभवी रहे। तो अपने से अधिक उम्र के लोगों को दौड़ता देखना, कैसा अनुभव कराता है आपको? जैसा कि मैं पिछले 30 सालों से गेम्स में हूँ, तो ये हमारे साथ कंटिन्यू लगा हुआ है कि हम अपने से बड़े एज के लोगों के साथ दौड़ते हैं, क्योंकि इसमें एज कैटेगरीज़ होती हैं हर रेस में आम तौर पे। हुँ। तो ये सामान्य बात है, लेकिन क्या है कि जो हमसे सीनियर होते हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कुछ ना कुछ हर बार कुछ हम नया सीखते हैं उनसे और जो जूनियर होते हैं, उनको हम सिखाते हैं। हुँ। रनिंग के दौरान बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, तो जिनको हम ज़रूर बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, कुछ तेज़ भाग रहा हो उसको धीरे चलवाते हैं, कुछ धीरे भाग रहा हो उसको अपने साथ लेके चलते हैं कुछ दूर तक। तो ये सब सिखाना पड़ता है उनको, तो हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। तो इसमें आपने क्या सीखा कुछ नया? इसमें सीखने का क्या था कि बस एक रेस को अगर ऐसी एल्टीट्यूड वाली कोई रेस हो, तो उसमें अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है। हुँ। अगर सेफ रन करना है, तो स्पीड मेंटेन रखनी है, ना किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना है कि आगे जाना है या पीछे आना है। हुँ। केवल आपको एक स्पीड पकड़ के रखनी है, तो आप सेफ रहेंगे। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण था। अच्छा। मैम आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि महिलाएँ मज़बूत हैं लेकिन कहीं न कहीं फ़िज़िकल तौर पर उनको कहीं न कभी ये होता है कि हम नहीं दौड़ पाएँगे, हम ज़्यादा 21 किलोमीटर में नहीं भाग पाएँगे, 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे, तो आपका अनुभव क्या कहता है इस बारे में?
देखिए मेरा पहला अनुभव था, वहाँ पे मैंने 10 किलोमीटर की, लेकिन जब मैंने 60 किलोमीटर की में औरतों को प्रतिभाग करते हुए देखा, तो इतना अच्छा लगा कि और अपने आप इतनी खुद की मोटिवेशन थी कि अगली बार जब मैं जाऊँ तो 10 के बजाय 21 तो करूँ, क्योंकि 21 में सबसे ज़्यादा महिलाएँ थीं। हमारे 10 किलोमीटर में और 21 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा महिलाएँ थीं। तो उससे मुझे लगा कि मैं अगली बार 21 किलोमीटर करूँगी और मोटिवेशनल के तौर पे अगर 60 साल की एक लेडी और 60 किलोमीटर कर रही है, तो कितना मोटिवेशन मिलता होगा कि हम लोग अगली बार अपनी रेस को अच्छी बढ़ाएँ, अपनी पेस को अच्छी बढ़ाएँ, इतने हाई एल्टीट्यूड में जाके जो सीख के आएँगे, वो अपना एक अलग ही अनुभव है। इसका मतलब महिलाएं और मजबूत होती जा रही हैं। महिलाएँ पहले से मजबूत हैं। अभी और फिजिकली भी। फिज़िकली भी मजबूत थीं, लेकिन इन जो ऐसी रन आती हैं, उससे पता चलता है कि महिलाएँ पहले से ही मजबूत थीं, अब उनको मौका मिल रहा है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जी। और इसमें जो ये अल्ट्रा मैराथन हुई है, तो ये देश के 5 राज्यों में होती है। पहली बार उत्तराखंड भी इसमें शामिल हो गया है। तो अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली बात है। तो आपको कैसा लगता है इसके साथ जुड़कर? मुझे सबसे पहले अभी पता लगा कि इतने हाई एल्टीट्यूड में रन हो रही है। वो तो 25वीं रजत जयंती थी जो हमारे उत्तराखंड की, उसकी वजह से हम ये सब कर पाए और पता लग हमें लगा कि इतना एल्टीट्यूड पे भी हम रन कर सकते हैं। तो अभी आपसे ही पता लगा मुझे कि 5 राज्यों में चलती थी, हमारा 5वां राज्य है, पहली बार इसने किया। उसके लिए हम खुद गौरवान्वित हैं। बाहर के 22 राज्यों के लोग आए, उन्होंने हम लोगों के क्षेत्र में भागकर जो बातें बताई, करी और हमारे एल्टीट्यूड को एक अलग ही लेवल का बनाया, उसके लिए तो हमें एक अलग ही लेवल की मतलब खुशी है और हमें भी इतना अच्छा लग रहा है कि हम उस लेवल पे भाग के आए हैं। तो खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है जी। और सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी सर। सर आपका अनुभव? मेरा अनुभव यह है कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आमतौर पे फ्लैट सूट में दौड़ा हूँ, चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, कलकत्ता, पुणे सब जगह हम गए दौड़ने। लेकिन ये जो हाई एल्टीट्यूड वाला था, ये बहुत ही शानदार है और मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट ईयर है, उसमें भी कराएँ और उम्मीद है इस बार शायद 1000 से भी ऊपर लोग आ जाएँगे। इस संख्या बार बढ़ भी शायद जाएगी। उन्होंने रोका है, हुँ। 700 पे रोका है, नहीं तो ये आंकड़ा बहुत ऊपर जाता। मेरा सवाल जगदीश जी से है। आप एलआईसी में कार्यरत हैं और एक एथलीट भी हैं। जो एथलीट बनने का सपना ये काम के दौरान जागा या नौकरी में आने से पहले था? मेरा ये जुनून 1990 में नौकरी में आने से पहले लग गया था, क्योंकि मुझको फुटबॉल खेलता देख मेरे दोस्तों ने मुझको रनिंग के लिए कहा। इसलिए मैंने इसको अपनाया और तब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और एलआईसी के लिए मैंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, जिसमें गोल्ड मेडल भी है, सिल्वर भी हैं और करीब-करीब देश के सारे ही स्टेट्स में मैं खेल चुका हूँ। अच्छा। एक सवाल मैम आपसे, आप बच्चों को ट्रेन करती हैं, वो जीतते हैं, खुशी अलग होती है, लेकिन जब आप खुद एक खिलाड़ी के तौर पर जीतती हैं, तो वो खुशी कितनी बढ़ जाती है? देखिए, अपना कोई बच्चा तैयार कर और तो वो तो खुशी है ही। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं जीती, तो खुशी तो होती है कि मैं जीती। लेकिन जब दूसरे तारीफ़ करते हैं ना कि आप जीती और मतलब इतनी बधाई आती है और आजकल तो सोशल मीडिया में कितने मैसेज आते होंगे, तो जब से हम आए हैं तो मैसेज रुक ही नहीं रहे। तो तब मुझे पता लगा जीत बहुत बड़ी है। तो मैं और ज़्यादा खुश हुई। तो मतलब मुझे ये लगता है कि जब दूसरे कहते हैं तो खुशी और ज़्यादा महसूस होती है, बजाए अपने, क्योंकि हम अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर सकते। लगा तो बहुत अच्छा। हाँ। फर्स्ट आना कोई आसान काम नहीं था। हुँ। बहुत उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बनाई हमने। लेकिन जब आप लोग जैसे लोग हमें तारीफ़ के काबिल समझते हैं और कुछ कहते हैं, हमें अपने पास बुलाते हैं, तो इसका खुशी और ज़्यादा है। एक सवाल आप दोनों से, कि कभी खेल के दौरान इंजरी हुई और लगा कि खेल छूट जाएगा या कोई कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करने से रह गए हो? करीब 3 साल पहले मेरे को एक्यूलिस टेंडेंट हो गया था, जिस कारण रनिंग में मुझको बहुत प्रॉब्लम हुई। तो डॉक्टर्स ने मेरे को फुली रेस्ट के लिए बोला था और मुझे मजबूरी में करना ही पड़ा और आज ये है कि 3 साल तक मैं सारे कॉम्पिटिशन मैंने छोड़ दिए। ओह! तो मैं किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले नहीं पाया। फिर मैंने घर पे वाइफ़ को रनिंग के लिए बोला, तो अब मेडल की कमी नहीं हुई, मेडल उधर से आते रहे, लेकिन मैं खुद नहीं दौड़ पाया। करीब 3 साढ़े 3 साल बाद
मैंने ये मेरा पहला कॉम्पिटिशन है जिसको मैंने किया है, सिर्फ़ 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद। तो उम्मीद है शायद उम्मीद आगे मैं और कुछ वो भी करूँगा। सीधे हाई एल्टीट्यूड। सीधा हाई एल्टीट्यूड में, बिल्कुल, बिल्कुल। मैम आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव? बीइंग एन एथलीट मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हुआ। हम लोग बेंच प्रेस वगैरह लगाते हैं, तो बेंच प्रेस में मेरी पेक्टोरियल मसल टूट गई और मुझे हैदराबाद खेलने जाना था। तो वहाँ पे अब पेक्टोरियल मसल टूटने के बाद मैं शॉटपुट खेलती हूँ जैसे, तो शॉटपुट लगाना बहुत मुश्किल है। काफ़ी कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर मैंने हाथों में टेपिंग करके रनिंग करी वहाँ 100 मीटर की। तो मैंने बोला हाथ नहीं चल रहे हैं तो पाँव तो चलेंगे। तो ऐसे करके मैंने किया, लेकिन 1-2 बार मुझे होने से मुझे ये भी पता लगा कि मैं रनिंग भी कर सकती हूँ, इसीलिए अल्ट्रा रनिंग कर पाई। तो अच्छा। वहाँ पे वो स्ट्रेंथ का मुझे थोड़ा आभास हुआ, जो मुझे फ़ायदा ही हुआ आगे मतलब आके। एथलीट हैं, रुकने नहीं चाहिए। रुकने नहीं चाहिए, वो रुकता ही नहीं, एक एथलीट कभी रुकता नहीं है, हुँ। वो अपना ऑप्शन कहीं न कहीं ढूँढ ही लेगा, कुछ भी करेगा। तो एक स्पोर्ट्स का ये अच्छी आदत है, अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल मेरा जगदीश जी से, आपका पूरा परिवार एथलीट है, वाइफ भी रेस में पार्टिसिपेट करती हैं, बेटी है, बेटा है। कभी ऐसा हुआ कि कोई कॉम्पिटिशन आप हारे और बच्चे जब आपके अभिभावक बन गए, उन्हें समझाया आपको कि नहीं नहीं मायूस मत होना? नहीं ऐसा ऐसी नौबत आई नहीं है, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कि जीतेगा सिर्फ़ एक ही आदमी जीतता है, तो बच्चों ने कभी कहा नहीं और मैं उनको भी नहीं कहता। वो भी हार के आते ही हैं कभी ना कभी, तो हम हमारे घर में ऐसा चलता नहीं है। तो लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है कि कोई ना कोई मेडल ले ही आते हैं वो, पहला नहीं आएगा, तीसरा आएगा, तो ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, तो मेडल हमारे वहाँ आ ही जाते हैं कैसे ना कैसे करके। आपकी बेटी खुद नेशनल खिलाड़ी रही हैं, जी। तो उनसे आप कितना सीखते हैं? या वो आपको कितना सिखाती हैं? बस उनसे मैं डिसिप्लिन सीखता हूँ कि सुबह जल्दी उठो और क्या यही चीज़ें हैं, जल्दी उठ के अपना सारा वर्कआउट करके टाइम पे ऑफ़िस जाओ। जैसे वो अपना सारा काम करने के बाद स्कूल टाइम पे जाती है, ऐसे ही हमें भी कोशिश करते हैं। तो मतलब डिसिप्लिन सिखाया था अनुशासन बच्चों उनसे आप। अनुशासन, डिसिप्लिन ये सिखाया जाता है बच्चों से, यही हम उनको भी सिखाते हैं। बिल्कुल। जी। एक सवाल, ये आप दोनों से है। इस दौड़ा-दौड़ा, भागा-भागा की ज़िंदगी में ज़िंदगी दौड़ रही है, तो ऐसे में खुद को फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं? अ, मेरा तो एक सिस्टम है, जब से मैंने ज़िंदगी शुरू करी अपनी, मतलब जब हम बड़े हुए, नौकरी आने से पहले, तो मेरी ज़िंदगी सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। और ईश्वर ने ऐसा किया कि अब ज़िंदगी सेट होने के बाद भी फिर दोबारा 4 बजे की ड्यूटी लगा दी है। तो फ़िटनेस का क्या है, अब मैंने छोटे-छोटे बच्चे जीवन में ले लिए हैं, उनको फ़िटनेस कराते हैं और उसको आगे एथलीट बनाते हैं, एथलेटिक्स हमारा मेन सब्जेक्ट है। उनके साथ-साथ जीवन में आगे बढ़ना, और फिर एक थॉट है मन में कि जिस दिन ये जीवन रुक जाएगा, उस दिन तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो जब तक जीवन है, तब तक भाग लेते हैं। फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो हम लोग अपने जीवन को ऐसे ही भगा-भगा के भाग रहे हैं। भगा-भगा के फिट रख रहे हैं। भगा-भगा के फिट रख रहे हैं। सर आपका फिटनेस मंत्र? मैंने जब से रनिंग शुरू की है, मेरी टाइमिंग सबसे अलग है। मैं डेली 3:30 पे उठता हूँ और 3:45 या 3:50 मैं निकल जाता हूँ। तो पहले तो मैं इंजरी से पहले तो ये काम सब अकेला कर रहा था। इंजरी के बाद अब मेरी वाइफ़ भी उसी टाइम उठती है, हम दोनों पौने 4 बजे निकल जाते हैं और चूँकि बेटी को भी स्कूल जाना होता है, बेटे को भी जाना होता है, मुझे भी जाना होता है, तो हम किसी भी हालत में 5:15 से 5:30 के बीच में घर आके अपना वार्म अप करके, कूल डाउन करके और सारा काम हम तैयार करके टाइम पे ऑफ़िस में निकलते हैं। ये सबसे बड़ा मंत्र है कि आप जल्दी उठ के सारे काम टाइम से पहले निपटा लें, तो आपको ऑफ़िस के लिए भी देर नहीं होगी, कहीं के लिए भी देर नहीं होगी और और फिट पूरे दिन फ़िटनेस रहती है और बनी हुई। फिटनेस के लिए कितना समय देते हैं? ब रोज़ सुबह कम से 1.5 से 2 घंटा ये डेली है, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, जाना तो जाना है। किस दिन अच्छा। संडे एक्सेप्शनल होता है बस, हुँ। बाकी दिन हम डेली के 7 6 के 6 दिन करते ही करते हैं। अच्छा। जी। और एक रील आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है कि ज़्यादा दौड़ने से पैर खराब होते हैं, इसलिए दौड़ना नहीं चाहिए। कितना मिथ है या कितनी सच्चाई? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ मेरे पे तो लागू होता नहीं है क्योंकि मेरी एज 55 पार कर चुकी है और मुझे कोई नी पेन नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है आपको अगर वेट मेंटेन्ड है आपका, तो पेन नहीं होगा नी में। अगर मान लो मैं अपना वेट 70-80 किलो रखूँ दौड़ूँगा तो शायद हो हुँ। सकता है। अगर वेट मेंटेन है, डेली दौड़ रहे हैं, तो कोई नी पेन नहीं होगा। बिल्कुल। मैम आप? जैसा कि जगदीश जी ने कहा, मेरा भी यही मानना है
कि आदमी अगर डिसिप्लिन से दौड़ रहा है, एक दौड़ना होता है आप किसी उद्देश्य के लिए दौड़ रहे हो, एक दौड़ा होता है आप ज़बरदस्ती दौड़ रहे हो। किस पेस पे आपको दौड़ना चाहिए, क्या पहन के दौड़ना चाहिए, किस जगह दौड़ना चाहिए, जैसे हार्डकोर पे लोग मना करते हैं, फ्लैट शूज़ पे मना करते हैं, तो आपको वो ध्यान में रखना है। कुछ हमारी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से चूने का पानी ज़्यादा है, तो यहाँ कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, देहरादून में ऐसा माना जाता है, देखा भी गया है। तो उस वजह से भी कई कारण बनते हैं, कैल्शियम की कमी भी हो जाती है आपको, आपको हर चीज़ का खान-पान भी तो सही करना है जब आपको दौड़ना है तो। तो इसलिए सारे फैक्टर अगर लगा के चलें, तो दौड़ना तो एक अच्छा काम है। कहते हैं 80 साल तक तो इंसान को जॉगिंग तो करनी चाहिए, वॉकिंग नहीं जॉगिंग। मैंने भी ऐसा सुना है, हम भी ऐसा सुनते हैं, आज तक मेरे भी कभी, जबकि मेरा तो वेट भी ज़्यादा है जो कि मेरे लिए नेगेटिव है, लेकिन मेरे घुटनों में ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब दौड़ेंगे तो घुटने भी फिट रहेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि उसमें प्रॉपर पहले वार्म अप है, फिर आप अपनी जो भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो करें, फिर कूल डाउन करें, स्ट्रेचिंग करें, प्रॉपर तरीका यही है। और अगर इस तरह फॉलो नहीं करते, खाली भागते ही रहेंगे तो कुछ ना कुछ परेशानी हो ही सकती है। तो हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हमारे खिलाड़ी यही मानते हैं कि जीवन में अगर अनुशासन है, कड़ी मेहनत है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।